कहानी की शुरुआत मार्क नाम के एक लड़के से होती है जो बचपन से ही अपने स्कूलमेट कोनी निकोलसन से एक तरफा प्यार करता था। स्कूल के दिनों में उसने अपनी फीलिंग्स जताने के लिए कोनी के नाम एक कविता भी लिखी थी, लेकिन उस समय कोनी उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। उल्टा टॉमी नाम का एक लड़का जो खुद भी कोनी को पसंद करता था, मार्क की पूरी तरह पिटाई कर देता है। उस दिन के बाद भी मार्क के दिल से कोनी का प्यार कभी नहीं निकला। करीब 18 साल बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। अब टॉमी की मौत हो चुकी है और उसका फ्यूनरल चल रहा है। मार्क भी वहां मौजूद होता है। टॉमी मरने से पहले तक कोनी का बॉयफ्रेंड था, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह होती है कि कोनी उसके जाने का कोई खास दुख मनाती हुई नहीं दिखती। जहाँ बाकी लोग शोक में खड़े होते हैं, वहीं वो अपने बॉयफ्रेंड के फ्यूनरल में भी सेल्फी लेने में बिजी थी। उसी फ्यूनरल में मार्क के दो पुराने स्कूलमेट भी आए होते हैं। पहली होती है कोनी के बचपन की सबसे अच्छी दोस्त केंड्रा, जो अपने मंगेतर के साथ आई है। दूसरा होता है जॉनी, जो अब एक लीगल एडवाइजर बन चुका है, जो एक लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बताकर लाया होता है। लेकिन मार्क का दोस्त टिम, जो सिर्फ फ्री का खाना खाने के लिए उसके साथ फ्यूनरल में आया, उस लड़की से बात करते ही समझ जाता है कि वो असल में एक एस्कॉर्ट है। उसकी बातों से जॉनी की पोल वहीं खुल जाती है। इसी बीच मार्क हिम्मत जुटाकर कोनी के पास जाता है। वो टॉमी की मौत पर दुख जताता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोनी उसे पहचानने से ही इनकार कर देती है। मार्क उसे याद दिलाता है कि वो दोनों 8 साल तक एक ही स्कूल में साथ पढ़े हैं। ये सुनकर कोनी को सब याद तो आ जाता है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर ऐसे दिखाती है जैसे उसने मार्क को कभी देखा ही नहीं। इतना ही नहीं, वो सबके सामने ये भी कहने लगती है कि मार्क उसके बॉयफ्रेंड के फ्यूनरल में उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब वहां मौजूद सभी लोगों की नजर मार्क पर चली जाती है। वो खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस करता है। बिना कोई बहस किए वो अपना बिजनेस कार्ड कोनी को देता है और जल्दी से वहां से निकल जाता है। मार्क के जाने के बाद जॉनी उस कार्ड को उठाकर देखता है। कार्ड देखते ही उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसे पता चलता है कि मार्क ने एक ऐसा मोबाइल ऐप बनाया है जिसे एक बड़ी कंपनी $20 मिलियन में खरीदने वाली है। डील लगभग तय हो चुकी है और कुछ ही महीनों में मार्क करोड़ों डॉलर का मालिक बनने वाला है। जॉनी को यह जानकारी इसलिए होती है क्योंकि वो उसी कंपनी के लिए लीगल एडवाइजर के तौर पर काम करता है। जैसे ही कोनी को इस बारे में पता चलता है, उसका पूरा रवैया बदल जाता है। जो लड़की कुछ देर पहले तक मार्क को पहचानने से इनकार कर रही थी, अब अचानक उसी में दिलचस्पी लेने लगती है। दूसरी तरफ मार्क अपने दोस्त टिम के साथ घर लौटता है। टिम उसे समझाता है कि कोनी उसे बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं लगी। उसके हिसाब से मार्क को उससे दूर रहना चाहिए, लेकिन मार्क पिछले 20 सालों से सिर्फ कोनी से प्यार करता आया है, इसलिए वो टिम की सारी बातें सुनकर भी अनसुनी कर देता है। इधर जॉनी के दिमाग में एक नया खेल शुरू हो चुका होता है। वो कोनी को एक ऐसा प्लान बताता है जिससे दोनों मार्क की दौलत का फायदा उठा सकते हैं। प्लान ये होता है कि कोनी पहले मार्क से शादी करेगी और कुछ ही दिनों बाद तलाक की अर्जी दे देगी। फिर डिवोर्स सेटलमेंट में मार्क की आधी संपत्ति उसे मिल जाएगी। कोनी को यह प्लान तुरंत पसंद आ जाता है, जिसके बाद दोनों मिलकर मार्क को अपने जाल में फंसाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। जॉनी पता लगा लेता है कि मार्क की उस कंपनी के साथ डील पूरी हो चुकी है और अगले 2-3 महीनों में $20 मिलियन उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब कोनी अपनी चाल चलती है। वो अचानक मार्क को फोन करके मिलने के लिए बुलाती है। मार्क को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता। जिस लड़की को वो बचपन से चाहता था, वही आज खुद उससे मिलने के लिए बुला रही है। शाम को दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद ही कोनी उसे किस करने के लिए कहने लगती है। ये सुनकर मार्क पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसने इतनी जल्दी इस तरह की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। घबराहट में उसके हाथ से वाइन का ग्लास छूट जाता है और पूरा ड्रिंक कोनी के ऊपर गिर जाता है। रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग उन्हीं की तरफ देखने लगते हैं। कोनी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को दबा लेती है क्योंकि उसके सामने $20 मिलियन का लालच होता है। आखिर वो खुद आगे बढ़कर मार्क को किस कर देती है। उस मुलाकात के बाद मार्क की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। घर पहुंचकर वो वही पुराना खत निकालता है जिसमें उसने बचपन में कोनी के लिए एक कविता लिखी थी। उसे पढ़ते हुए उसे ऐसा लगता है जैसे उसका सालों पुराना सपना अब सच होने वाला है। इसके बाद दोनों रोज मिलने लगते हैं और कुछ ही दिनों में कोनी मार्क के फ्लैट में रहने भी आ जाती है। धीरे धीरे वो पूरे घर को अपनी पसंद के हिसाब से बदल देती है। मार्क के लगाए हुए सजावटी सामान हटाकर अपनी पसंद की चीजें रख देती है, लेकिन मार्क को इससे कोई परेशानी नहीं होती। वो उसे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत मानकर खुश रहता है। देखते ही देखते 2 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन मार्क कोनी को एक रोमांटिक डिनर पर ले जाता है। उसने पहले ही उसे प्रपोज करने की पूरी तैयारी कर रखी होती है। अब जैसे ही वो अंगूठी निकालता है, कोनी बिना उसका एक भी शब्द सुने अंगूठी उसके हाथ से लेकर खुद अपनी उंगली में पहन लेती है। असल में मार्क ने अपने प्रपोजल के लिए एक लंबी और दिल से लिखी हुई स्पीच तैयार की थी, लेकिन कोनी को उसकी फीलिंग से कोई मतलब नहीं था। वो तो सिर्फ पैसे के लिए सारा नाटक कर रही थी और चाहती थी कि सब कुछ जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। इसलिए वो उसकी बात सुने बिना ही शादी के लिए हाँ कर देती है। मार्क उसकी हाँ सुनकर बेहद खुश हो जाता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि कोनी के मन में उसके लिए प्यार नहीं बल्कि एक बड़ा लालच छिपा है। दोनों मिलकर 1 महीने बाद शादी की तारीख तय कर लेते हैं। बातचीत के दौरान मार्क अचानक कोनी से उसकी पुरानी दोस्त केंड्रा के बारे में पूछता है कि वो शादी में आएगी या नहीं। पहले तो कोनी इस सवाल को टालने की कोशिश करती है, लेकिन जब मार्क दोबारा केंड्रा का नाम लेता है तो वो अचानक गुस्से में चिल्लाकर उसे चुप रहने के लिए कह देती है। मार्क समझ नहीं पाता कि केंड्रा का नाम सुनते ही कोनी इतना नाराज क्यों हो गई। आखिर कुछ ही दिन पहले तो दोनों टॉमी के फ्यूनरल में एक साथ दिखाई दी थी।
अपनी बात छिपाने के लिए कोनी तुरंत उसका ध्यान दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करती है और उसके साथ रोमांटिक होने लगती है। तभी उसका फोन बज जाता है। वो कॉल रिसीव करके दूसरे कमरे में चली जाती है। लेकिन अब मार्क के मन में एक नया सवाल पैदा हो चुका होता है। वो बार बार यही सोचने लगता है कि आखिर कोनी और केंड्रा के बीच ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से कोनी उसका नाम सुनते ही अपना आपा खो बैठी। एक रात मार्क की आंख अचानक एक मोबाइल नोटिफिकेशन की आवाज से खुल जाती है। कोनी गहरी नींद में सो रही होती है। उसके फोन की स्क्रीन पर आए मैसेज की पहली लाइन मार्क को दिखाई दे जाती है। मैसेज किसी जेएस के नाम से आया होता है जिसमें कोनी के लिए कुछ अश्लील शब्द भी लिखे होते हैं। यहीं से मार्क के मन में पहली बार शक पैदा होता है। वो धीरे से कोनी की उंगली लेकर उसके फोन का फिंगरप्रिंट लॉक खोल देता है। इसके बाद वो कोनी और जेएस के बीच हुई पूरी चैट पढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो मैसेज पढ़ता जाता है उसके चेहरे का रंग बदलने लगता है। उसे पता चलता है कि कोनी का प्यार सिर्फ एक नाटक है। वो तो इस जेएस नाम के आदमी के साथ उसका सारा पैसा हड़पना चाहती है जो उसे अभी मिला भी नहीं है। इतना ही नहीं, एक मैसेज में कोनी ये तक लिखती है कि उसने अपनी जिंदगी में मार्क जैसा बेवकूफ इंसान कभी नहीं देखा। ये पढ़कर मार्क को यकीन ही नहीं होता कि वो इतनी आसानी से बेवकूफ कैसे बन गया। क्या वो वाकई में बेवकूफ है? कम से कम कोनी तो ऐसा ही समझती थी। उसके प्यार को वो उसकी बेवकूफी समझ बैठी थी, इसलिए अब वो सच में बेवकूफों जैसी हरकतें करके उसे परेशान करना शुरू कर देता है। एक दिन वो उसकी कॉफी में ढेर सारा नमक मिला देता है और सॉरी कहने की बजाय उस पर हंसने लगता है। फिर वो चुपके से कोनी के पर्स से अपने सारे क्रेडिट कार्ड्स निकाल लेता है। वो उनकी जगह कार्ड के कवर पर स्माइली बनाकर और आई लव यू लिखकर वापस रख देता है। बाद में जब कोनी ब्यूटी पार्लर में पेमेंट करने जाती है तो उसे सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इसके बाद मार्क उसकी अलमारी में उसकी कई जींस हटाकर उनकी जगह छोटे साइज की जींस रख देता है। जब कोनी उन्हें पहनने की कोशिश करती है तो उसे लगता है कि अचानक उसके सारे कपड़े छोटे कैसे हो गए। दोनों साथ में शॉपिंग करने जाते हैं जहां मार्क एक दूसरी महिला के लिए तो दरवाजा पकड़कर खड़ा रहता है, लेकिन कोनी के लिए दरवाजा बंद होने देता है जैसे वो वहां मौजूद ही ना हो। सुबह कोनी नींद से उठती है तो बेडरूम की छत पर मार्क का एक बहुत ही अजीब और बड़ा पोस्टर देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि मार्क ने पूरे कमरे की दीवारों पर अपने और कोनी के कई अजीबोगरीब पोस्टर लगा दिए हैं। एक दिन वो कोनी को किसी महंगे रेस्टोरेंट में ले जाने की बजाय सड़क किनारे खड़े एक छोटे से फूड ट्रक पर खाना खिलाने ले जाता है। वहां पहुंचकर वो ये कहकर पर्स ढूंढने का नाटक करता है कि शायद वो घर पर ही भूल आया है। आखिरकार खाने के पैसे भी कोनी को ही देने पड़ते हैं। अगले दिन कोनी शादी की ड्रेस खरीदने जाती है और मार्क भी उसके साथ होता है। कोनी एक से बढ़कर एक महंगी ड्रेस पहनकर दिखाती है, लेकिन मार्क हर ड्रेस में कोई न कोई कमी निकाल देता है। आखिर में वो उसके लिए हरे रंग की एक ऐसी ड्रेस पसंद करता है जो ठीक से उसे फिट भी नहीं आ रही होती। उसी समय टिम भी वहां पहुंच जाता है और मार्क के इशारे पर वो भी उसी ड्रेस की खूब तारीफ करता है। मजबूरी में कोनी को वही ड्रेस खरीदनी पड़ती है। बाद में मार्क और टिम एक बार में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। टिम कहता है कि अब जबकि सच्चाई सामने आ चुकी है तो मार्क सीधे कोनी से रिश्ता क्यों नहीं तोड़ देता, लेकिन मार्क का इरादा कुछ और ही होता है। वो चाहता है कि कोनी खुद अपने मुंह से अपना असली मकसद कबूल करे। इसी दौरान जोनी भी उसी बार में आ जाता है। वो बारटेंडर से बात करते समय वही अश्लील शब्द का इस्तेमाल करता है जो मार्क ने कोनी के फोन में पढ़े थे। बस यही मार्क को समझ आ जाता है कि जेएस और कोई नहीं बल्कि जोनी ही है। उसी ने कोनी के साथ मिलकर उसकी पूरी दौलत हड़पने की प्लानिंग की है। अब मार्क चुपचाप कोनी की पुरानी दोस्त केंड्रा से मिलने जाता है। वो उसे पूरी साजिश के बारे में बताता है, लेकिन केंड्रा को इस बात पर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती। वो बताती है कि कोनी हमेशा से ऐसी ही रही है। उसने अब तक जितने भी बॉयफ्रेंड बनाए लगभग सभी से किसी न किसी तरह पैसे या फायदा लेने की कोशिश की। फिर केंड्रा एक और बड़ा सच बताती है। टॉमी के फ्यूनरल वाले दिन उसने कोनी को अपने ही मंगेतर के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। कोनी ने पैसे और स्वार्थ के लिए अपनी सबसे अच्छी दोस्त तक की परवाह नहीं की थी। उसी दिन केंड्रा ने कोनी और अपने मंगेतर दोनों से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया। अब मार्क एक नई योजना बनाता है। वो टिम और केंड्रा को रात के डिनर पर बुलाता है। दोनों से कहता है कि उन्हें वहां बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होने का नाटक करना होगा। कोनी को इस योजना के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। शाम को जब केंड्रा टिम के साथ वहां पहुंचती है तो उसे देखकर कोनी का चेहरा उतर जाता है, लेकिन यही तो मार्क चाहता था। वो जान चुका था कि कोनी को हमेशा सबसे ज्यादा ध्यान अपनी तरफ चाहिए होता है। अगर उसके अलावा कोई और लोगों के अट्रैक्शन का सेंटर बन जाए तो वो इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। पूरे डिनर के दौरान मार्क सिर्फ केंड्रा से बातें करता है। टिम भी उसी का साथ देता है। तीनों आपस में हंसते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं, लेकिन कोनी की बातों को ऐसे नजरअंदाज करते हैं जैसे वो कोई बोरिंग बातें कर रही हो। कोनी को यह सब बहुत बुरा लगता है। अगले दिन वो गुस्से में जोनी से मिलने पहुंचती है। वो कहती है कि अब उससे ये झूठा प्यार का नाटक नहीं हो रहा। हर समय नकली मुस्कान बनाए रखना उसके लिए मुश्किल हो गया है। यहाँ तक कि लगातार झूठी हंसी हंसते हंसते उसके गाल तक दर्द करने लगे हैं। जोनी उसे समझाता है कि अब बस कुछ ही दिन और बचे हैं। उसे सिर्फ $20 मिलियन के बारे में सोचना चाहिए। अगर वो उसी पर ध्यान रखेगी तो मार्क की हरकत सहना आसान हो जाएगा। यहाँ ये भी पता चलता है कि जोनी अक्सर कोनी के करीब आने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन इस मामले में वो उसे
उसे जरा सा भी भाव नहीं देती। वो उसे भी सिर्फ पैसों की खातिर झेल रही थी। कुछ दिन बाद मार्क कोनी के साथ एक और शरारत करता है। वो चुपके से उसकी शैम्पू की बोतल की जगह हेयर रिमूवल क्रीम रख देता है। अगले दिन जब कोनी नहाकर बाहर आती है तो उसके सिर के कुछ बाल झड़ चुके होते हैं। अपने बालों की हालत देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और सीधे मार्क पर चिल्लाने लगती है, लेकिन मार्क यही नहीं रुकता। वो उससे कहता है कि क्यों ना दोनों कुछ दिनों के लिए एक रोड ट्रिप पर चलें। कोनी साफ मना कर देती है, कहती है कि जब तक उसके बाल वापस नहीं आ जाते वो घर से बाहर कहीं नहीं जाएगी। ये सुनकर मार्क कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर शादी भी कुछ समय के लिए टाल देनी चाहिए। आखिर जब वो अभी लोगों के सामने नहीं जाना चाहती तो शादी वाले दिन सबकी नजरें उसी पर होंगी। शादी टालने की बात सुनते ही कोनी का पूरा रवैया बदल जाता है। वो तुरंत कहती है कि शादी बिल्कुल तय समय पर ही होगी। इतना ही नहीं, वो रोड ट्रिप पर जाने के लिए भी तैयार हो जाती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि इस सफर में टिम और केंड्रा भी उसके साथ जाने वाले हैं। जब सब लोग कार में बैठते हैं तो मार्क जानबूझकर केंड्रा को अपनी बगल वाली सीट पर बैठा लेता है। मजबूरी में कोनी को पीछे टिम के साथ बैठना पड़ता है, लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। टिम का कुत्ता पूरे रास्ते बार बार कोनी का चेहरा चाटता रहता है, जिससे वो लगातार परेशान होती रहती है। रास्ते में कोनी हाथ में कॉफी लेकर बैठी होती है, तभी मार्क जानबूझकर जोर के ब्रेक लगा देता है। पूरी कॉफी उसके कपड़ों पर गिर जाती है। अब कोनी का सब्र जवाब दे जाता है। वो गुस्से में मार्क पर चिल्लाते हुए कहती है कि जहां भी वो जाते हैं मार्क हमेशा उसे जानबूझकर बेइज्जत करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क तो इसी पल के इंतजार में था। वो शांत होकर पूछता है कि अगर मैं इतना बुरा हूं तो फिर तुम मुझसे शादी क्यों कर रही हो। ये सवाल सुनते ही कोनी एकदम चुप हो जाती है। उसके मन में तो आता है कि वो उसी वक्त मार्क को छोड़कर चली जाए, लेकिन 2 महीने की मेहनत और सामने दिख रहे $20 मिलियन उसे रोक लेते हैं। वो सोचती है कि अब जब इतना सही लिया है तो थोड़ा और सही। कुछ देर बाद मार्क कार को एक छोटे से कैफे के सामने रोक देता है। कोनी अपने कपड़े बदलने के लिए अंदर रेस्टरूम में चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है मार्क कार लेकर वहां से निकल पड़ता है। केंड्रा को लगता है कि उसने जानबूझकर कोनी को वहीं छोड़ दिया, लेकिन मार्क हैरान होते हुए कहता है कि इस बार वो सच में उसे लेना भूल गया। कुछ देर बाद वो वापस आते हैं। कोनी बिना कुछ बोले कार में बैठ जाती है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उसे इस हालत में देखकर पहली बार मार्क और केंड्रा दोनों को महसूस होता है कि शायद अब बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है। इसके बाद वो कार सीधे कोनी के मॉम डैड के घर के सामने रोक देता है। कोनी हैरान रह जाती है क्योंकि उसने यहाँ आने की कोई बात नहीं की थी। घर के अंदर उसके माता पिता और उसकी छोटी बहन एलेक्सा रहते हैं। मार्क जल्दी ही समझ जाता है कि कोनी अपने परिवार के बारे में बात क्यों नहीं करना चाहती थी। उसके मॉम डैड का बर्ताव बेहद अजीब और रूखा होता है। वो कोनी से भी ठीक तरह से बात नहीं करते। परिवार कभी अपने पूर्वजों की संपत्ति पर आराम से जी रहा था, लेकिन अब लगभग सब खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि कोनी का हिस्सा भी उसके मॉम डैड खर्च कर चुके थे। यही वजह थी कि कोनी इस घर से दूरी बनाकर रखती थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उसकी इस अजीब और शर्मिंदगी भरी फैमिली के बारे में जाने। असल में मार्क को ये सारी जानकारी केंड्रा से मिली थी, इसलिए वो कोनी को यहाँ लाया था ताकि उसे और परेशान किया जा सके। अब रात होने पर एक और अजीब बात होती है। कोनी के मॉम डैड अचानक टिम के कमरे में चले जाते हैं और कुछ देर बाद कमरे के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। तब पता चलता है कि कोनी के फादर एक गे हैं और उनकी पत्नी भी इस बात को अच्छी तरह जानती है। ये सब देखकर मार्क हंसने लगता है, लेकिन जब उसकी नजर कोनी पर पड़ती है तो वो देखता है कि वो अपने ही परिवार की हरकतों की वजह से चुपचाप रो रही है। शायद पहली बार मार्क को उसके लिए सच में बुरा महसूस होता है। वो कमरे में कोनी की पसंद का धीमा म्यूजिक चला देता है, फिर बिना कुछ कहे उसके पास लेट जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर सो जाता है। इसके बाद अगले दिन वो सब वापस लौट आते हैं। अब तक मार्क उसे हर तरह से परेशान कर चुका होता है, लेकिन कोनी फिर भी उसे छोड़कर नहीं जाती। तब मार्क एक नई योजना बनाता है। कोनी और जोनी की चैट पढ़ने के बाद उसे शक हो चुका था कि दोनों के बीच कुछ न कुछ जरूर चल रहा होगा। दोस्ती से बढ़कर उनके बीच कुछ और भी हो सकता है। इसलिए वो फैसला करता है कि अगर वो दोनों को रंगे हाथों पकड़ ले तो शायद कोनी खुद ही शर्म के मारे रिश्ता खत्म कर देगी। वो अपने फ्लैट की किचन में एक छोटा सा छुपा हुआ कैमरा लगा देता है। फिर जोनी को फोन करके कहता है कि उसे अपने अकाउंट से जुड़ी कुछ कानूनी सलाह चाहिए, इसलिए वो घर आ जाए। जोनी के आते ही मार्क कहता है कि वो ड्रिंक्स लेने बाहर जा रहा है और 20 मिनट में लौट कर आएगा। ये कहकर वो बाहर जाकर टिम के साथ कार में बैठ जाता है और दोनों फोन पर कैमरे की लाइव रिकॉर्डिंग देखने लगते हैं। जैसे ही मार्क बाहर निकलने लगता है जोनी अपनी असली हरकतों पर उतर आता है। वो अपने जूते और पैंट तक उतार देता है और कोनी के करीब आने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कोनी इस बार भी उसे अपने पास नहीं आने देती। वो बार बार उसे कपड़े पहनने के लिए कहती है। जब जोनी नहीं मानता तो कोनी अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। ये सब लाइव देखने के बाद मार्क तुरंत वापस फ्लैट में पहुंच जाता है। जोनी अभी ठीक से कपड़े भी नहीं पहन पाया होता कि मार्क उसे उसी हालत में पकड़ लेता है। जोनी को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। वो किसी तरह एक अजीब सा बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। जोनी के जाने के बाद कोनी को लगता है कि अब मार्क उससे बहुत सारे सवाल करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मार्क बिना कुछ पूछे सिर्फ एक कागज उसके सामने रख देता है। ये एक प्री मैरिज एग्रीमेंट होता है। उसमें साफ लिखा होता है कि शादी से पहले मार्क के पास जो भी संपत्ति है उस पर सिर्फ उसी का अधिकार रहेगा। कोनी ये पढ़ते ही घबरा जाती है और तुरंत जोनी को फोन करके पूरी बात बता देती है। जोनी समझ जाता है कि शायद मार्क को
उम्मीद है कि उसके $20 मिलियन शादी से पहले ही मिल जाएंगे, इसलिए उसने पहले ही एग्रीमेंट तैयार करवाया है। लेकिन जॉनी अपनी पोजीशन और पहुंच का इस्तेमाल करके उस पेमेंट की तारीख आगे बढ़वा सकता था। यही सोचकर दोनों फिर से बेफिक्र हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि उनका प्लान अभी भी कामयाब हो सकता है। उधर शादी की रात कोनी अपनी एक दोस्त के घर जाने की तैयारी कर रही होती है। वो अपना सामान पैक कर रही होती है कि तभी उसे मार्क का वो पुराना खत मिल जाता है जिसमें उसने बचपन में उसके लिए एक कविता लिखी थी। वो चुपचाप बैठकर पूरा खत पढ़ती है। इसे पढ़ने के बाद वो एकदम खामोश सी हो जाती है। उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि मार्क उसे कितना प्यार करता है। वो तो उसे बस एक बेवकूफ समझती थी। अब उसे थोड़ा गिल्टी सा फील होने लगता है, जिसकी शुरुआत तो तभी हो गई थी जब उसके मॉम डैड के घर मार्क ने उसे एक अपनापन दिखाया था। मगर फिर भी वो पीछे नहीं हटना चाहती। वो अपने फ्रेंड के घर के लिए जाने लगती है। तभी मार्क उसे गुस्सा दिलाने की एक आखिरी कोशिश करता है। वो टिम के साथ कुछ एस्कॉर्ट लड़कियों को फ्लैट में बैचलर पार्टी के लिए ले आता है, लेकिन कोनी उससे कुछ नहीं कहती। वो साइन किया हुआ मैरिज एग्रीमेंट उसे देकर वहां से चली जाती है। उसके चाहते ही मार्क भी उन लड़कियों को टिम के साथ छोड़कर सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन चर्च में मार्क और कोनी की शादी की पूरी तैयारी होती है। उनके दोस्त और रिश्तेदार भी चर्च में मौजूद होते हैं। तभी फोन पर मार्क को पता चलता है कि किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसका $20 मिलियन का पेमेंट अटक गया है और अब इसमें 2 दिन और लगेंगे। मतलब साफ था कि अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके जॉनी ने उसका पेमेंट रुकवा दिया था, क्योंकि मैरिज एग्रीमेंट के मुताबिक अगर पेमेंट शादी से पहले आ जाता तो उसमें से कोनी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती। अब कोनी अपने फादर के साथ उसी ग्रीन कलर की ड्रेस में चर्च के अंदर आती है। शादी कराने वाला पादरी सबसे पहले मार्क से पूछता है कि क्या वो कोनी को अपनी दुल्हन के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है। टिम और केंड्रा को लग रहा था कि वो शादी के लिए मना करेगा, लेकिन मार्क कोनी की आंखों में आंखें डालते हुए हाँ कर देता है। इसके बाद कोनी से पूछा जाता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। आखिर गर्दन हिलाते हुए वो मना कर देती है। एक हाँ करते ही मार्क का आधा पैसा उसका हो सकता था, मगर इसकी परवाह किए बगैर आज वो मार्क से सारा सच बता देती है कि वो उससे उसकी दौलत के लिए शादी कर रही थी। मार्क कहता है कि उसे पैसे की कोई परवाह नहीं है। वो ये बात पहले से जानता था, लेकिन वो उसे अपनी जिंदगी से जाने भी नहीं दे सका, क्योंकि वो उसे बचपन से ही बहुत प्यार करता है। अब वो उससे माफी मांगता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उसने उसे बहुत परेशान किया था। कोनी भी उससे माफी मांगती है, कहती है कि तुम मुझसे बेहतर डिजर्व करते हो। तभी जॉनी उठकर कोनी के पास आता है और फुसफुसाते हुए उसे ये बेवकूफी करने से मना करता है। वो उसे मार्क की दौलत की याद दिलाता है, लेकिन कोनी चिल्लाकर कहती है कि ये पैसा सिर्फ उसका है, हमारा नहीं। फिर वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसे तुरंत यहाँ से निकलने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद वो मार्क को उसकी अंगूठी भी लौटा देती है और आज वो अपनी बेस्ट फ्रेंड केंड्रा के कंधे पर सर रख देती है। कोनी की माँ उससे कहती है कि वो हार क्यों मान रही है। मार्क जैसे बेवकूफ आदमी को वो अभी भी अपने प्यार के जाल में फंसा सकती है, लेकिन कोनी अपनी माँ के ऊपर भी चिल्लाकर उसे भी यहाँ से जाने के लिए कह देती है। इसके बाद मार्क चर्च से निकलकर बाहर बेंच पर बैठ जाता है तो कोनी की माँ उसके पास आकर कहती है कि अगर वो चाहे तो उसकी छोटी बेटी एलेक्सा के साथ डेट पर जा सकता है। मार्क समझ गया था कि ये दुनिया लुटेरों से भरी पड़ी है। वो अपने दोस्त टिम के साथ एक शानदार स्पोर्ट्स कार में वहां से चला जाता है, जो उन्होंने अगले 3 महीने के लिए रेंट पर ले ली थी। कोनी ने अपनी फ्रेंड केंड्रा के साथ जो भी गलत किया था उसके लिए वो उससे माफी मांगती है। आखिर में मार्क की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है कि कोनी जरूर एक लुटेरी थी, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने हार मान ली। वो भी ऐसे वक्त में जब उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा, और अब जबकि वो मुझे पसंद भी करने लगी थी। आखिर वो मेरे बचपन का प्यार है, मैं हार मान भी कैसे सकता हूँ। अभी उसके दिल में अपने प्यार की हल्की सी चिंगारी जला कर आया हूँ, और जब तक ये चिंगारी शोला नहीं बन जाती मैं इंतजार करूंगा। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।